अनफॉर्चुनेटली कुछ तैयारी बच्चों की नहीं थी इस दफ़ा, तो मैं एक बार फिर रिवाइज करवा रहा हूँ एंड इट काइंड ऑफ वर्क लास्ट ईयर, तो आई एम होपिंग कि इस बार भी इट विल वर्क। राइट जी, सो वी आर इन द रिकॉर्डिंग, क्लास हैज ऑफिशियली बिगन एंड अगेन जस्ट फॉर द किड्स हु आर वाचिंग द वीडियो ओनली, बच्चों के क्वेश्चंस की आवाज़ आप लोगों को नहीं आएगी बिकॉज माय रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इज अ ग्लिच, लेकिन मैं हर क्वेश्चन जो भी बच्चा पूछेगा उसको दोबारा रिफ्रेज करके आंसर किया करूंगा। राइट जी, अभी काफ़ी स्पीड से बच्चे फिर आना शुरू हो गए, तो लेट्स जस्ट ओपन द रेलिवेंट टॉपिक। हमने पीपीसी वाला चैप्टर मोर देन हाफ कर लिया था, तो अब उसको बस हमने आज फिनिश करना है, और अगर टाइम बचा तो हम डिमांड सप्लाई पे भी जा सकते हैं। लेट्स सी जी, रामेज, राइट, सो वी आर गोइंग टू, मुझे वैसे खोल लेने चाहिए थे पहले, आई वाज लिटिल बिट लेजी इन दैट सेंस। राइट, सो यूनिट 1 पीपीसी, ये आप सब बच्चों को हार्ड या सॉफ्ट कॉपीज दोनों प्रोवाइड की हुई हैं, सो जस्ट मेक श्योर कि अगर किसी के पास अभी भी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, सो प्लीज़ इनको बड़ा अच्छी तरह समझ के आपको पता होना चाहिए कौन सा मेरा AS का है, कौन सा मेरा A2 का है, किस पेपर में कौन सा चेक होगा, ये सारा कुछ। हसान असद एंड मोहम्मद सालार, गुड। सालार, गुड टू सी यू बेटे। हसान, गुड टू सी यू। किसी बच्चे को अभी तक ना पता हो कि जी हमारा AS का कोर्स कौन सा है, A2 का कोर्स कौन सा है, किसी बच्चे को अभी तक भी ना पता हो? एनीवन इन द क्लास हु डजंट नो? चले, मुझे पूछ लेना प्लीज, पर्सनल विंडो में पूछ लेना, बट यू नीड टू नो विच इज योर सिलेबस। अब्दुल्ला आसिफ, राइट, तो लेट्स मूव ऑन टू, यस बेटे, कोई पूछ रहा है? बेटे ये कर रहे हूँ, देखो 6 क्लासेस लगती हैं माइक्रो को AS की, और उसके बाद हम मैक्रो पे आ जाएंगे, उसमें भी 6-7 क्लासेस लगते हैं, तो बाय इंशाल्लाह ताला फर्स्ट वीक अप्रैल हम इंशाल्लाह पास पेपर पे चले जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। ये हर दफ़ा ऐसे होता है, तो मैंने ज़रा जल्दी स्टार्ट किया, कंसिडरिंग कि आपके पेपर्स जल्दी थे, तो मैंने ज़रा जल्दी सेशन स्टार्ट किए, सो यू विल बी फाइन। सैयद साद अली, ये A1 की क्लास है साद, यू कैन लीव। अली गफूर, आप भी यू कैन लीव इफ यू नॉट कॉम्पोजिट। आप लोगों की क्लास 10:50 पे होगी। ऑलराइट जी, लेट्स मूव ऑन। अरसल हाशमी, गुड। तो लेट्स गो जी, हमने ये सारा कुछ कल कर लिया था, इसकी वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा जस्ट इन केस। मैंने सोचा था पिछली वीडियो में भी सेम करवाया था, तो मैंने नहीं पोस्ट की, मैं पुरानी वाली रिमूव करके नई वाली लगा दूंगा जस्ट इन केस कोई कंफ्यूजन हो। ऑलराइट जी, सो वी आर, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनसे ज़रा बी कंफर्टेबल विद माय यूट्यूब चैनल ताकि आपको सारा पता हो। हमने कल माइनर टॉपिक स्टार्ट किए थे, अब जस्ट इन अ रश कि जल्दी से एक बार फिर देख लें। टाइम पीरियड्स इकोनॉमिक्स में 4 हमने पढ़ने होते हैं, 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, तो इसलिए मैंने सिर्फ उनको यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, वैसे मैं ज़ुबानी आपसे बाकी भी डिस्कस कर लेता हूँ। एक है मोमेंट्री रन। मोमेंट्री रन क्या है? इतना थोड़ा टाइम पीरियड कि आप कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल में से किसी को चेंज नहीं कर सकते, अपने स्टॉक में से भी सामान उठा के सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, तो इट्स अ पीरियड विच इज वेरी शॉर्ट एंड सप्लाई रिमेन्स परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। उसके बाद मेरा बेटा, अच्छा, एना ने सवाल पूछा है कि पास पेपर्स कब स्टार्ट होंगे। एना, राइट आफ्टर दिस बेटे, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के एंड पे आपके A1 वाला पार्ट का पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, और 10th ऑफ अप्रैल के अराउंड A2 के, राइट। पूरा वो महीना हमारे पास दोनों पेपर्स के लिए मैंने इस तरह करके ये डिज़ाइन किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों की बेटे रिवीजन नहीं है, तो है ना, मुझे सारा करवाना पड़ रहा है। लेट्स गो जी, टाइम पीरियड दूसरा है शॉर्ट रन, दिस इज इंपॉर्टेंट। टाइम पीरियड व्हेन एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कांस्टेंट। यहाँ पे एटलीस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिखा हो या गलत लिखा गया है, मिस हुआ है, टाइपो हुआ है। एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल कैपिटल, इतना टाइम नहीं, नई मशीनरी लगा लो, नई फैक्ट्री सेटअप कर लो। लॉन्ग रन अलबत्ता क्या पीरियड है, where all factors of production become variable, हम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज सब बढ़ा सकते हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आई स्किप, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सबको आता है। टर्शरी का एक हिस्सा क्वार्टनरी है, विच इज लाइक द IT, कंप्यूटर्स बेस्ड पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। तो बेसिकली ये क्लास इस वक्त हम क्वार्टनरी सेक्टर में कंडक्ट कर रहे हैं बिकॉज वी यूजिंग ऑनलाइन मेथड IT, ठीक हो गया। उसके बाद मेरा बेटा, जस्ट होल्ड ऑन जी, अस्सलाम वालेकुम, एक सेकंड जी, एक सेकंड।
बच्चों, मेरे बच्चों ने कुछ खाना मंगवाया था. लेट मी जस्ट सेंड मनी आउट. जस्ट गिव मी अ मिनट. Alright जी, I'm back. Let's go on now to ceteris paribus. Latin term है, इसका मतलब क्या है? All other factors constant. When effect of change in one variable is being studied in isolation and we keep all other factors constant. For example, हम डिमांड को स्टडी कर रहे हैं, प्राइस चेंज को अलाउ कर रहे हैं और बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा हुआ है, इनकम, फैशन, टेस्ट, एटसेट्रा. तो काफी सारे आप लोग बच्चों ने ग्राफ देख चुके हैं. तो जो एंडोजेनस वेरिएबल जो ग्राफ के ऊपर नजर आ रहा है ना वाई एक्सिस पे, सिर्फ उसको हम अलाउ कर रहे होते हैं हिलना. एक्सटर्नल वेरिएबल्स को हमने फिक्स किया होता है. ये है सेट्रस पैरेबस. किसी को कंफ्यूजन बच्चों? ऑलराइटी. डिसीजन मेकिंग एट द मार्जिन, ये तो A2 में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. A1 में भी इसका एक बेसिक एमसीक्यू आता है. और अब मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स वगैरह आ गए हैं तो थोड़ा सा इसको समझते हैं. ये आइडिया क्या है जी? मार्जिनल इज द इफेक्ट ऑफ अ यूनिट चेंज इन अ वेरिएबल on a whole situation. For example, utility gained from eating one extra apple is marginal utility. हर additional apple जो आप खाते जा रहे हो और उससे जो satisfaction मिल रही है उसको हम marginal utility या additional satisfaction बोल रहे हैं. So basically इन इकोनॉमिक्स डिसीजंस जो हैं वो मार्जिनल कंपैरिजंस के ऊपर बनते हैं. फॉर एग्जांपल, एक कंज्यूमर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, उसने एक बर्गर खा लिया, अभी थोड़ा सा भूखा था. वो अपना मार्जिनल कॉस्ट यानी प्राइस को कंपेयर करेगा सेकंड बर्गर की उसके मार्जिनल बेनिफिट से, यानी मुझे भूख कितनी लगी है. अगर मार्जिनल बेनिफिट भूख ज्यादा है तो खा लेगा, अगर मार्जिनल कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो नहीं खाएगा. सबको समझ आ गया? मार्जिनल में स्टेप बाय स्टेप एक एडिशनल की बेस पे डिसाइड करना. अगला यूनिट फर्म सोचती है बनाऊं कि ना बनाऊं. कब तक बनाएगी? जब तक उसकी प्राइस ज्यादा है कॉस्ट से. हर एडिशनल यूनिट की कॉस्ट से अगर प्राइस ज्यादा है बेचती जाएगी. जब बराबर हो जाएंगे, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड, वहां पे बेचना छोड़ देगी. सबको क्लियर है ये मार्जिनल का कॉन्सेप्ट? सॉरी, क्या कह रहे हैं? ओ, ओ नहीं नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं. तो जोशवा, नजफ, सॉरी बच्चों, अब जरा टाइम पे आ जाया करो क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं आती तो फिर मैं एंटर नहीं कर पाता. तो चलें, गुड, ऑल ऑफ यू आर हियर नाउ, लेट्स मूव ऑन. जी, मार्जिनल डिसीजन मेकिंग हमने कर ली. वीडियो देख लेना जिसका मिस हुआ है. अब हम एक टॉपिक बड़ा आसान है मेरे ओपिनियन में, इंग्लिश में भी आप पढ़ते हो, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स. तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स क्या है जी? वैल्यू जजमेंट्स, ओपिनियन बेस्ड. दे कैन नॉट बी वेरीफाइड. ना उनको एक्सेप्ट किया जा सकता ना रिजेक्ट. कोई ऐसी लैब नहीं है जिसमें उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा सके. मसलन अगर आपको वर्ड्स मिल रहे हैं शुड, बेटर, बेस्ट, गुड, डिजर्व, अनडिजर्विंग, फेयर, अनफेयर, इस तरह के वर्ड्स अगर आपको नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है हार्मफुल, डिजायरेबल, करेक्ट पॉलिसी, इंटरेस्ट ऑफ पीपल. ऐसे वर्ड्स हैं तो इसका मतलब है ये नॉर्मेटिव है, ओपिनियन बेस्ड है. मसलन मैं कहूँ इन्फ्लेशन इज मोर हार्मफुल देन अनएम्प्लॉयमेंट. क्योंकि मेरे पास जॉब है तो मुझे इन्फ्लेशन ज्यादा हार्मफुल लग रही. जो अनएम्प्लॉयड है वो कहेगा अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर हार्मफुल देन इन्फ्लेशन. तो किसी लैब में चेक नहीं किया जा सकता दोनों में से कौन ज्यादा बुरी है. तो जब भी ऐसा वर्ड आए, नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है. लेकिन पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या है जी? पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट फैक्ट बेस्ड, सीधे एक्सेप्ट हो सकते हैं, रिजेक्ट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीजेस. अब बच्चे थोड़ा सा इसमें गलती करते हैं. बच्चे समझते हैं जी कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं हैव टू बी ट्रू. दे डू नॉट हैव टू बी ट्रू, दे जस्ट कैन बी प्रूव टू बी राइट और रॉन्ग. बस मैं कहूँ पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. ऑल्दो झूठी स्टेटमेंट है, चाइना और इंडिया की ज्यादा पॉपुलेशन है हमसे, लेकिन हम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको? पॉजिटिव के तौर पे रिजेक्ट किया जा सकता है, एक सेकंड में पता लग गया. ऑन द अदर हैंड मैं कहूँ पाकिस्तानीज आर द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. अब ये नॉर्मेटिव हो गई, इसके ऊपर बहस होगी, हर किसी का अपना ओपिनियन होगा. एवरीवन क्लियर ऑन नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव? इट्स वन ऑफ दोज जिसमें बच्चे अक्सर और बेशतर एमसीक्यू गलत कर बैठते हैं, इवन अच्छे बच्चे भी. सो जस्ट गो थ्रू इट वंस, समझने की कोशिश करें इसको.
स्ट्रेट अवे एक्सेप्टेबल है, रिजेक्टेबल है, ये देखें। और आपको नॉर्मेटिव अगर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, ओपिनियन पे बेस्ड है, ना एग्री किया जा सकता, ना डिसएग्री, तो वो नॉर्मेटिव है। और अगर रिजेक्ट किया जा सकता है तो पॉजिटिव है। अब लेट्स गो टू टॉपिक डिवीजन ऑफ लेबर। ये एक किस्म का आसान बहुत टॉपिक है, तो बच्चे इसको जरा इजी लेके मिस कर जाते हैं। प्लीज पढ़ लीजिएगा, कोई पता नहीं क्वेश्चन पूरा ही आ जाए 8 मार्क का या 12 मार्क का। So what is division of labor? When production process is divided into many small tasks and each worker या groups of workers specialize on one of these tasks. हमने अपनी ह्यूमन बॉडी को भी डिवीजन ऑफ लेबर का बना लिया है। देखो तो डेंटिस्ट अलग है, ऑप्थोमोलॉजिस्ट अलग है, आइज डॉक्टर, पोडाइट्रिस्ट अलग हैं, जनरल फिजिशियन आ गया, तो ये सब डिवीजन ऑफ लेबर है। गाड़ियां बन रही हैं, पेंटर्स और हैं, डेंटिस्ट और हैं, बॉडी मैकेनिकल वर्क्स वाले और हैं, उनके प्रोग्रामर्स और हैं। सो ऑल ऑफ दैट सो डिवीजन ऑफ लेबर में आता है। तो देखें, सो डिवीजन ऑफ लेबर, जब प्रोडक्शन प्रोसेस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया और हर वर्कर को या ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स को उसकी स्पेशलाइजेशन करवा दी गई, उस काम में उसको ट्रेन कर दिया गया। बेनिफिट्स यही हैं जी कि इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टर्म। इस पे थोड़ा सा कुछ बच्चों को मुझे लगता है अभी तक प्रॉब्लम है। प्रोडक्टिविटी इज आउटपुट पर फैक्टर इनपुट, यानी एक वर्कर ने कितनी चीजें बनाई 1 घंटे में या 1 दिन में। सो आउटपुट ओवर नंबर ऑफ वर्कर्स करोगे तो प्रोडक्टिविटी लेबर की निकल आएगी। आउटपुट ओवर नंबर ऑफ मशीन या मशीन आवर्स करोगे तो मशीन की प्रोडक्टिविटी। लैंड की भी, एक लैंड से 40 एकड़ अपना मन निकल रहे हैं गंदम के, दूसरी से 60, वो ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट ये है एफिशिएंसी। वर्कर्स बार बार एक काम कर करके स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, उस काम में बहुत अच्छे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रिपेटिटिव एफर्ट्स। तो पहला बेनिफिट डिवीजन ऑफ लेबर का, प्रोडक्शन प्रोसेस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने का, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी, आउटपुट पर वर्कर बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि वर्कर्स बार बार रोज रोज वही काम कर करके बहुत ही एफिशिएंट हो जाते हैं। दूसरा फायदा जी डिवीजन ऑफ लेबर का, फर्म्स की एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल होती है बिकॉज मोर इज प्रोड्यूस्ड इन लेस टाइम। वेज उतनी दे रहे हो, वर्कर 10 की जगह 15 चीजें बना रहे हैं, तो आपकी एवरेज कॉस्ट बाय 2/3 गिर जाएगी ऑफ कोर्स। अब ये एवरेज कॉस्ट वगैरह के क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यूज के पेपर में जब मैं करवाता हूँ, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि बच्चे गलत कर जाते हैं। एवरेज कॉस्ट इज सिंपली टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जब भी एवरेज है ना, टोटल से डिवाइड कर दो नंबर से, आपकी एवरेज निकल आती है। तो इसमें फर्म की एवरेज कॉस्ट कम हो रही है क्योंकि स्पीडी प्रोडक्शन है, वर्कर्स एक काम में बहुत एफिशिएंट हो गए हैं, बार बार कर रहे हैं, तो आउटपुट तेजी से बढ़ रही है, थोड़े टाइम में एवरेज कॉस्ट कम। Third G, it allows use of latest machines and technology which again reduces cost. Because हमने प्रोडक्शन प्रोसेस को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो हमने टेक्नोलॉजी को उस पर्टिकुलर हिस्से के लिए बनाया, यानी रोबोटिक आर्म्स बना दी गाड़ियां बनाने के लिए, प्लेन्स बनाने के लिए। एक रोबोटिक आर्म जो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोसेस बार बार किए जा रही है, तो उसके साथ वर्कर्स को भी ट्रेनिंग है, वो भी वही काम किए जा रहे हैं, तो एज ए रिजल्ट आपकी कॉस्ट बढ़ती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आने से एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ जाती है। राइट जी। नंबर 4, वर्कर्स कैन अर्न मोर ड्यू टू इंक्रीज्ड स्किल लेवल। एक काम कर करके आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसमें यू स्टार्ट अर्निंग मोर। लास्ट जी, टाइम इज सेव्ड एज वर्कर्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन वर्क स्टेशन टू अनदर। आप इंशाल्लाह जब अब आफ्टर योर एग्जाम्स एंड आफ्टर योर यूनिवर्सिटीज जॉब करने जाओगे, तो आप देखोगे आपको क्यूबिकल्स मिलेंगे, बाद में अपने अपने ऑफिस मिलेंगे, ताकि आपको लीस्ट मूव करना पड़े और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। दैट्स वाई डिवीजन ऑफ लेबर की गई है। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आप वहीं रहेंगे, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, आप वहीं अपने अपने डिपार्टमेंट में। किसी को डिवीजन ऑफ लेबर में प्रॉब्लम आ रही हो, हमने प्रोडक्शन प्रोसेस को कई हिस्सों में तोड़ा, वर्कर्स को एक एक हिस्से पे, ग्रुप्स को स्पेशलाइज करवा दिया। रिपीटेड टास्क की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ी, फर्म की एवरेज कॉस्ट कम हुई। लेटेस्ट मशीनरी आपने अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिवाइडेड प्रोसेसेस लगाना शुरू कर दी, उससे भी कहीं कॉस्ट कम हुई, क्वालिटी भी बेहतर हो सकती है। वर्कर्स कैन अर्न मोर ड्यू टू इंक्रीज स्किल लेवल। टाइम बचता है क्योंकि वर्कर्स को एक वर्क बेंच से दूसरे पे मूव नहीं करना पड़ता, क्वालिटी इंप्रूव्स। किसी को प्रॉब्लम आ रही हो जी? प्रॉब्लम्स, ओके, वेरी गुड। प्रॉब्लम्स क्या हैं जी? रिपेटिटिव नेचर ऑफ टास्क कॉजेज बोर्डम। अब देखो,
15 साल तो मुझे भी हो गए हैं पढ़ाते हुए। ये क्लास डिवीजन ऑफ लेबर इटसेल्फ मैं पता नहीं thousands ऑफ टाइम्स पढ़ा चुका हूँगा। तो यस देयर इज सम लेवल ऑफ डीमोटिवेशन या बोर्डम एलिमेंट जब मैं, अब तो ओ लेवल पढ़ाने को तो खैर दिल ही नहीं करता, लेकिन एएस पढ़ा रहा होता हूँ थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगता है। ए2 के टॉपिक पढ़ाते हुए मुझे अच्छा लगता है बिकॉज दे आर मोर चैलेंजिंग। सो यस देयर इज सम प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू डिवीजन ऑफ लेबर, योर मोटिवेशन फॉल्स, योर एफिशिएंसी ड्रॉप्स, बोर्डम टेक्स ओवर, आपकी चीज काम की क्वालिटी कम हो जाती है। नंबर टू, फर्म्स में रिप्लेस लेबर विद कैपिटल एंड कॉज अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप देखो तो आपको एहसास हो रहा होगा, इर्द गिर्द मशीनरी इज टेकिंग ओवर। एटीएम अकेला जो है वो कितने सारे कैशियर्स की जॉब को उसने खत्म कर दिया। एक एक रोबोटिक आर्म कितने वर्कर्स को निकाल देती है। तो कैपिटल रिप्लेस कर देता है, वर्कर्स को अनएम्प्लॉयमेंट आती है। डिमोटिवेशन इसलिए भी होती है कि वर्कर्स अनइम्पॉर्टेंट फील करते हैं। इतने बड़े प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स के अंदर मेरा रोल क्या है जी, मैं तो सिर्फ कंप्यूटर गेज ठीक कर रहा हूँ ताकि ये जो ब्रेड की जो थिकनेस है वो ख़राब ना हो, या कार का जो पेंट है उसका वो ख़राब ना हो। तो इसमें मुझे कोई अपनी रोल में इंपॉर्टेंस नज़र नहीं आ रही। हेंस वर्कर्स फील वेरी एलियनेटेड एंड वेरी लो in terms of confidence. Fatma, this is AS class. Fatma Imran. So you don't have to take this. आपने अगली क्लास लेनी बेटे 1050 वाली। लेट्स मूव ऑन जी। अब आ गए हम टाइप ऑफ गुड्स के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे गलतियां भी बेताक्षा करते हैं, हालांकि इट्स अ वेरी वेरी इजी टॉपिक। बेटे दो मेन टाइप ऑफ गुड्स हैं, पहली है फ्री गुड्स और फिर इकोनॉमिक गुड्स। ठीक है, फ्री गुड्स को आज हम पढ़ रहे हैं, कोई एमसीक्यू आया तो करेंगे वरना दोबारा इसको स्टडी नहीं करेंगे। These are unlimited in supply. There is zero opportunity cost of consuming them. इसलिए इनकी प्राइस चार्ज नहीं की जा सकती। इकोनॉमिक्स इनको नहीं पड़ती क्योंकि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ स्कार्सिटी। सनलाइट, एयर, ओशन वाटर, ये सब फ्री गुड्स हैं। ओशन वाटर अब थोड़ा सा उसमें कुछ फर्क पड़ गया है, लेकिन सनलाइट एंड एयर आर स्टिल फ्री गुड्स। तो नो नीड टू स्टडी देम बिकॉज सनलाइट को मैं भी उतना बेनिफिट लेता हूँ जितना आप किसी की कंजम्पशन पे हम इंक्रोच नहीं कर रहे, तो किसी का बेनिफिट कम नहीं हो रहा। ये फ्री है, इनकी अनलिमिटेड सप्लाई है, तो ये इकोनॉमिक्स इसको नहीं पड़ेगी। इकोनॉमिक्स किनको पड़ेगी? इकोनॉमिक गुड्स को। ये लिमिटेड सप्लाई वाली होंगी। विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, यानी अगर इसको हमने इस्तेमाल किया तो बदले में कुछ और छोड़ना पड़ेगा। फॉर मोस्ट ऑफ देम प्राइस कैन बी चार्ज्ड। दे इंक्लूड बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। तो हम पहले पब्लिक गुड्स को बड़े अच्छी तरह करेंगे, इस पे 2-3 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत फिट हो जाए। इस पे क्वेश्चन मैं अभी चेक कर रहा था किसी क्लास के, स्ट्रीट लाइट और टॉल रोड ब्रिज का मैंने उसका क्वेश्चन दिया हुआ था और बच्चों ने कुछ अच्छा किया, 5 भी लिए, 6 भी लिए, लेकिन किसी ने 8 में से 8 नहीं लिए। तो उसको तसल्ली समझते हैं कि हाउ टू गेट ऑल 8 इन दिस क्वेश्चन। पब्लिक गुड्स क्या हैं जी? इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से। गुड्स को कैटेगराइज इकोनॉमिक्स कैसे करती है? थ्रू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो जस्ट मेक श्योर कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स समझ जाएं गुड्स के, बहुत इजीली समझ आ जाएगी। सबसे पहले जी पब्लिक गुड्स, दीज आर नॉन एक्सक्लूडेबल, यानी नो वन कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग देम वंस दे आर प्रोवाइडेड। इसको प्लीज राइवलरी से अलग रखिएगा। नॉन एक्सक्लूडेबल, किसी को इनके इस्तेमाल से रोका नहीं जा सकता। एक कॉन्सर्ट हो रहा है आतिफ असलम का, उसकी टिकट लगी हुई है, अगर आपने टिकट नहीं ली हुई तो यू कैन नॉट एंटर, सो इट्स एक्सक्लूडेबल। लेकिन स्ट्रीट लाइट्स, आपको टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड, यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम इट, चाहे आप टैक्स पेयर हैं या नहीं। दीज आर नॉन राइवल। ठीक है, नॉन राइवल मीन्स कंजम्पशन बाय वन कंज्यूमर डज नॉट रिड्यूस देयर अवेलेबिलिटी या बेनिफिट फॉर अदर्स। प्योर पब्लिक गुड्स के यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए हैं। स्ट्रीट लाइट्स, डिफेंस, लाइट हाउसेज, नेशनल रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग। तो स्ट्रीट लाइट्स, जरा इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे जज करते हैं। क्या किसी आदमी को पाकिस्तान की पुलिस या मिलिट्री कह सकती है कि आप स्ट्रीट लाइट्स का बेनिफिट नहीं ले सकते? एज लॉन्ग एज ही इज द पर्सन इन दैट एरिया ही कैन बेनिफिट। नंबर 2, राइवलरी, अगर इलाके में रश बढ़ जाए तो क्या स्ट्रीट लाइट्स का बेनिफिट कम होना शुरू हो जाता है? नो। और लास्टली इसमें फ्लड डिफेंसेस भी ऐड कर दें। फ्लड डिफेंसेस जो हम बनाते हैं ना टू सेव एन एरिया फ्रॉम फ्लडिंग, तो उसके बेनिफिट्स जो हैं उससे भी किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता और राइवलरी उसमें भी नहीं है, तो वो भी प्योर पब्लिक गुड है। अब इसके अंदर इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड नॉन राइवलरी की वजह से,
फ्री मार्केट यानी प्राइवेट सेक्टर डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू कैन नॉट चार्ज अ प्राइस फॉर देम, इसलिए देर इज अ फ्री राइडर प्रॉब्लम। कुछ लोग टैक्स पे करते हैं, बाकी फ्री में बेनिफिट ले जाते हैं, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर इनको प्रोवाइड नहीं करता, गवर्नमेंट टैक्स के पैसे से इनको प्रोवाइड करती है। अब मेरे बच्चों तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स टोटली क्लियर हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल, विच कॉज फ्री राइडर प्रॉब्लम। अगर ऐड करना चाहो तो एक अच्छा पॉइंट है, दे आर ऑल्सो नॉन रिजेक्टेबल। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सोनी के बल्ब्स लगा दे स्ट्रीट लाइट्स में, हम उनको ये नहीं कह सकते कि नहीं जी हमें फिलिप्स के चाहिए, जैसी है एक्सेप्ट करनी पड़ती है, तो नॉन रिजेक्टेबल भी है। जबकि प्राइवेट गुड में आप रिजेक्ट कर सकते हैं, मुझे निसान की पसंद नहीं है, मैं टोयोटा की गाड़ी लूंगा, तो क्लियर हो गया। पब्लिक गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल, कॉजेज फ्री राइडर प्रॉब्लम, इसलिए फ्री मार्केट इसके पैसे चार्ज नहीं कर सकती। अब मैं क्वेजा पब्लिक गुड कुदरती नीचे क्वेश्चन में आ जाएगी, मैं आपको समझा दूंगा, अभी लेट्स फर्स्ट फिनिश इट। इन दोनों को जब क्लियर कट कंपैरिजन देखेंगे, एक बच्चे ने पूछा था क्वेजा पब्लिक गुड का QUASI, वो इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। प्राइवेट गुड्स जी, प्राइवेट गुड्स बिल्कुल इसकी ऑपोजिट है। बेटे खुल के लिखिएगा, डू नॉट, आपको एक ही चांस मिल रहा है 2 साल में या साल में अपने आप को प्रूव करने का CI एग्जामिनर के सामने, सो राइट व्हाट यू नो एंड राइट विद कॉन्फिडेंस। Private goods, they are excludable. People can be stopped from consumption by price being charged. They are rival, that is, consumption by one person reduces their availability या benefit for others. There is no free rider problem. Hence, private sector can charge a price for them. इनको market कर सकते हैं, इन पे पैसा कमा सकते हैं, profit बना सकते हैं. So, यामीन दिस इज AS क्लास, यू कैन लीव 10:50 पे आप लोगों की क्लास होगी, राइट जी। उसके बाद मेरा बेटा, फॉर एग्जाम्पल ऑल गुड्स इंक्लूडिंग मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स। अब याद रखिएगा, हर वो गुड जिसकी प्राइस चार्ज हो सकती है वो इकोनॉमिक गुड है, प्राइवेट गुड है, चाहे मेरिट है चाहे डीमेरिट है, कोई मसला नहीं, वो सब प्राइवेट गुड्स में आएंगी। बेटे अभी तक इन दोनों में किसी को प्रॉब्लम आ रहा हो कंपैरिजन में, इनके फीचर्स में, अंडरस्टैंडिंग में? अहमद शफीक, ही हैज ड्रॉप्ड इकोनॉमिक्स। अहमद शफीक, हु इज अहमद शफीक? बेटे आपने तो इकोनॉमिक्स ड्रॉप कर दी थी। अहमद शफीक, चलें लेट्स मूव ऑन। ये हो गया जी प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स। अब कुछ क्वेश्चन के थ्रू इनको जरा अच्छी तरह समझते हैं। अब मैंने 3 क्वेश्चंस का मर्जर एक 8 मार्क का क्वेश्चन बनाया। अच्छा बच्चों याद रखिएगा, आपका अब 8 मार्क की मार्क्स स्कीम डिफरेंट है, 3 फॉर नॉलेज, 3 फॉर एनालिसिस एंड 2 फॉर इवैल्यूएशन। वो ऐसा कुछ ना कुछ क्वेश्चन में देगा कि 2 मार्क्स की आप इवैल्यूएशन कर सकोगे। जैसे अभी क्वेश्चन है, ये पुराने फॉर्म वाला है, इसमें 2 फॉर नॉलेज होते थे और 6 एनालिसिस या एप्लीकेशन के होते थे। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स and why free market only supplies one of them, या वो कहे can charge price for only one of them, या can be made from only one of them, या only they'll provide only one of them, different words वो बोल सकते हैं। सो अगर हम क्वेश्चन को देखें, वो क्या पूछ रहा है, मुझे डिफ्रेंशिएट कर दो पब्लिक गुड्स में और प्राइवेट गुड्स में, और क्यों फ्री मार्केट इनमें से सिर्फ एक प्रोवाइड करेगी, या उसके ऊपर प्रॉफिट कैन बी मेड फ्रॉम ओनली वन ऑफ देम, इस तरह की बात वो पूछ सकता है। सबसे पहले गुड्स को हमेशा हम जज करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ गुड्स दे आर। तो लेट्स स्टार्ट विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम बात करते हैं जी, पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल। वही बात दोबारा, दैट इज नो वन कैन बी स्टॉप फ्रॉम कंज्यूमिंग देम वंस दे आर प्रोवाइडेड। दे आर नॉन राइवल इन नेचर, that is consumption by one person does not reduce the availability or benefit for others. For example, street lights, defense, lighthouses, national radio and TV broadcasting, flood defenses, बस ये 4-5 ही हैं। अब इसके बारे में क्वेश्चन ने पूछा था कि क्यों दोनों में से एक टाइप गुड प्रोवाइड होगी पब्लिक एंड प्राइवेट में से, तो आप इसको यहीं पे सॉल्व कर दें। फ्री मार्केट कैन नॉट चार्ज अ प्राइस फॉर देम ड्यू टू अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, हेंस देयर इज अ फ्री राइडर प्रॉब्लम, that is some people will benefit from them without paying, therefore government provides them from tax money. अब आ गई जी प्राइवेट गुड्स, आप बताएंगे दे आर एक्सक्लूडेबल, people can be stopped from consumption by price being charged,
They are rival in nature. Consumption by one person reduces the availability for others. There is no free rider problem. Hence, private sector can charge a price for them. For example, all goods including merit and demerit goods. किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया हो तो प्लीज मुझे बता दें. ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ना इसको चॉइस में छोड़ना ना कुछ, ये तो सीधे सीधे 8 मार्क्स है. अब इसका एक और एंगल. एक्सप्लेन वेदर अ मोटरवे इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ पब्लिक गुड. फिर वही डिफाइन पब्लिक गुड्स. आप बताइएगा. दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल. नोबडी कैन बी स्टॉप फ्रॉम कंजम्पशन से बाय चार्जिंग प्राइस ऑन देम. They are non-rival. Any consumption by one person does not reduce the availability and benefit for the rest of consumers. Hence, there is a free rider problem in them, and some people benefit from them even without paying. Examples of good examples of public goods are lighthouses, street lights, etc. अब हम आगे इसके ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर, पब्लिक गुड को डिफाइन करने के बाद, मोटरवे, इफ देर आर नो टॉल बूथ्स इरेक्टेड, कोई अगर चार्ज नहीं है, आप आराम से चढ़ सकते हो उसके ऊपर विदाउट पेइंग, इट इज नॉन एक्सक्लूडेबल. Hence can be called a public good. However, if there are toll charges, people can be stopped from entering the motorway as price has to be paid. Now it is excludable and a private good. कोई confusion बच्चों? अगर टोल बूथ्स नहीं लगे हुए, हर बंदा हर ड्राइवर चढ़ सकता है मोटरवे पे, पब्लिक गुड है. लेकिन अगर टोल चार्जेस हैं, सिर्फ वही एंटर होंगे जिनके एम टैग्स हैं, जो पे कर रहे हैं, तो फिर ये प्राइवेट गुड बन गई. हर ड्राइवर नहीं जा सकेगा इसके ऊपर. राइवलरी ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ लो रश, फ्री टाइम्स, मोटरवे पे हम चढ़ते हैं, ऑल द बेनिफिट्स आर equal. Some drivers are benefiting, they're speeding, they're enjoying. But when there are traffic jams, rush hours, benefits start reducing, hence rivalry starts creeping in. So during low rush hours, there is non-rivalry. During rush hours, there is rivalry. Hence, पब्लिक गुड ये ना टोटली पब्लिक गुड है, ना ही ये टोटली प्राइवेट गुड है. सो मोटरवे कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ क्वेज़ाई पब्लिक गुड, as it has some characteristics of public goods and some of private goods. अब समझ आ गई जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था? मेहदी, आई थिंक यू आस्क्ड, आपको समझ आ गई है? परफेक्ट, श्योर. बंद कर दें. थैंक यू. अब जी, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे फिर करना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई जस्ट चेक दीज पेपर्स और मुझे बच्चों का गलतियाँ नज़र आई हैं. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर. मसलन वो आपसे पूछता है, एक्सप्लेन वेदर स्ट्रीट लाइट्स एंड अ लाइट बल्ब, विच वन इज अ पब्लिक गुड एंड विच वन इज अ प्राइवेट गुड. वर्डिंग मैंने खुद ही की है. वही बात सारी स्ट्रीट लाइट्स में स्ट्रेट अवे कर दो, उसमें नॉलेज और एनालिसिस मिक्स हो रहे हैं. सो स्ट्रेट अवे कर दो, स्ट्रीट लाइट्स आर ए पब्लिक गुड प्योरली बिकॉज दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल, इज अ फ्री राइडर प्रॉब्लम. पूरा डिटेल में 6-7 लाइनों 8 में कर लो. फिर लाइट बल्ब, लाइट बल्ब एक्सक्लूडेबल है. अगर आपने पैसे नहीं दिए, नहीं खरीद सके, यू आर एक्सक्लूडेड. फिर उसका बेनिफिट राइवलरी का शिकार है. अगर आपका प्राइवेट लाइट बल्ब है, आप बंद कर दो, बाकियों को उसको एक्सक्लूड कर सकते हो. जो पास है लाइट बल्ब के उसको ज्यादा बेनिफिट, जो दूर उसको कम बेनिफिट. सो उसमें राइवलरी आ जाती है. तो लाइट बल्ब इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्राइवेट गुड बिकॉज देयर इज नो फ्री राइडर प्रॉब्लम, इट्स एक्सक्लूडेबल एंड राइवल. तो इस तरह के हर क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं. एनी क्वेश्चंस बच्चों बिफोर आई मूव ऑन टू डीमेरिट गुड्स? ये भी प्राइवेट गुड्स हैं, वही एक्सक्लूडेबिलिटी, राइवलरी, सब कुछ इसके अंदर है, लेकिन इसकी डेफिनेशन में फर्दर बात है. दे आर हार्मफुल फॉर कंज्यूमर्स. ये तो A2 वाले बच्चों को तो रटा होना चाहिए एफिशिएंसी में, बिकॉज ही और शी अंडर एस्टिमेट्स देयर हार्म. दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये टर्म बहुत जरूरी है समझनी, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन. पता है लेकिन पूरी तरह एहसास नहीं है, पूरी रेलेवेंट इन्फो नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा है. समझ रहे हैं? अहमद करीम बहुत लेट आए हैं. एनीवेज जी, उसके बाद they're harmful for consumers, but he underestimates their harm. This is due to lack of information or asymmetric information. Therefore, the demand is more than it should be. Market fails as they are overproduced and consumed
फॉर एग्जाम्पल सिगरेट्स एंड अल्कोहल। अब क्योंकि एएस में भी आ गया है तो मैं इसका एक्सटर्नल कॉस्ट वाला पॉइंट भी बता रहा हूं। दे ऑल्सो हैव harmful spillover effects on third parties. Consumption by one consumer causes negative consumption externalities, for example, passive smoking, drink and drive accidents. Hence, again, they're overproduced and overconsumed cause social costs are more than private cost. सबको समझ आ गया डीमेरिट गुड्स और ये पूरा मार्केट फेलियर या कोई कंफ्यूजन? सॉरी, हेलो, एक्सटर्नल कॉस्ट वाला। ओके बेटे, डीमेरिट गुड्स की बेटे एक्सटर्नैलिटीज है, नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट है। आप एक कैफे में गए, वहां पे एक साहब स्मोकिंग कर रहे थे, वो खुद तो बेनिफिट ले रहा है लेकिन बाकी सबको पैसिव स्मोकिंग का नुकसान दे रहा है। इसी तरह एक शख्स ने ड्रिंक करके ड्राइव की, एक्सीडेंट किया, कई थर्ड पार्टीज उसकी वजह से हार्म का शिकार हुई। सो डीमेरिट गुड्स हैव नेगेटिव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंजम्पशन ऑन थर्ड पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल, पैसिव स्मोकिंग which pollutes other people's lungs who are not smoking, drink and drive accident which causes problems of safety and risk at the road बिकॉज ऑफ डीमेरिट गुड्स। ये ओवर कंजम्पशन हो रही है, ओवर प्रोडक्शन हो रही है। एक एंगल, लोगों को पता नहीं है कितनी बुरी है, वो ज्यादा कंज्यूम किए जा रहे हैं। दूसरा एंगल, लोग और फर्म्स इग्नोर कर रहे हैं उनके थर्ड पार्टीज के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स को, सच एज पैसिव स्मोकिंग, पोल्यूशन एंड ड्रिंक एंड ड्राइव एक्सीडेंट्स। समझ आ गया मेरा बेटा? मुझे बताओ, जिस बच्चे ने पूछा था उनको समझ आ गया? ओके, आई एम अज्यूमिंग आ गया। किसी और को प्रॉब्लम आ रही हो? ओके ओके। अब इसमें मैंने थोड़ा सा, क्योंकि इस पे अक्सर बात होती है, तो गवर्नमेंट कैन इम्पोज इनडायरेक्ट टैक्सेस टू रिड्यूस देयर कंजम्पशन, डिटेल्स आफ्टर यूनिट 4। बट सिंस डिमांड इनकी इनइलास्टिक होती है, कंजम्पशन में नॉट रिड्यूस बाय दैट मच। यहाँ कुछ बच्चे अभी तक इनइलास्टिक को समझते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, कि टैक्स लगाया नोबडी विल लीव स्मोकिंग। नहीं भाई, आजकल ये 550 की डब्बी हुई है, बड़े बड़े स्मोकर्स ने कम कर दिया। तो यस, इसमें इनइलास्टिक जरूर होता है लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं। अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट जी, merit goods, they are beneficial for consumer, but he or she underestimates their benefit due to lack of full information. वही उसका उल्टा सीन चल रहा है। कंज्यूमर को इस केस में एजुकेशन और हेल्थ केयर के पूरे बेनिफिट का पता नहीं है। अगर पता होता तो पूरे के पूरे 200 बच्चे इस वक्त क्लास में होते। Hence demand is less than it should be and market fails as they are underconsumed and produced, for example, education and healthcare. अब इसके केस में भी हम एक्सटर्नल बेनिफिट्स की बात करते हैं। कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड्स, ठीक है, प्रोवाइड्स एक्सटर्नल बेनिफिट्स। अगर लोग पढ़े लिखे हैं, अपने आप को हेल्थ केयर दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक शख्स ने अपने आप को फ्लू शॉट लगवाया कि मैं खुद फ्लू से बच जाऊं, खुद तो उसने बेनिफिट लिया लेकिन जो जो उससे इंटरैक्ट करेगा उसको भी इन्फेक्ट होने का चांस कम है। तो उनकी एक्सटर्नल बेनिफिट्स है, थर्ड पार्टीज के ऊपर पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट्स हैं। तो मेरिट गुड्स दो काउंट्स पे मार्केट फेल हो रही है। एक तो कंज्यूमर खुद अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उनके बेनिफिट को, हैजा डिमांड ही कम है तो वो अंडर प्रोड्यूस हो रही है, फर्म्स उतना ही बना रही है, इतना उनको प्रॉफिट मिल रहा है। सेकेंडली, थर्ड पार्टीज का बेनिफिट यानी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना, कंट्री की पढ़ी लिखी वर्कफोर्स होना, तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी अच्छी होगी, फ्लू शॉट्स लोग लगवाएंगे तो थर्ड पार्टीज को एक्सटर्नल बेनिफिट मिलेंगे, सबको इन्फेक्शन से बच जाएंगे। सो ऑल ऑफ दैट इज अंडर एस्टिमेटेड एंड इग्नोर्ड इन प्राइवेट सेक्टर। ये अंडर प्रोड्यूस्ड होती हैं, अंडर कंज्यूम्ड होती हैं। तो गवर्नमेंट कैन गिव सब्सिडीज, फाइनेंशियल हेल्प टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ मैरिड गुड्स। इसकी डिटेल्स यूनिट 4 में। However, subsidies are expensive and there's an opportunity cost of other uses. बस मैंने साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पे करवा दिया। कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों यहाँ पे? फिर ऑलमोस्ट डन विद फर्स्ट यूनिट। मुझे बताओ, टाइप ऑफ गुड्स में कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछता है, एक्सप्लेन हाउ मेरिट गुड्स एंड लेट्स से नेशनल डिफेंस आर कैटेगराइज्ड बाय इकोनॉमिस्ट। तो इसमें अगेन डेफिनेशन वगैरह सब ठीक है लेकिन जज किसकी बेस पे करना है? राइवलरी, एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन राइवलरी, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। तो आप बोलेंगे इसमें जो लाइट हाउस है या नेशनल डिफेंस है वो प्योरली पब्लिक गुड है, मेरिट गुड एक प्राइवेट गुड है। तो
लेके सही तरह आंसर जाना, फिर बचे ना इस चक्कर में इंफॉर्मेशन फेलियर। बताओ जरूर, लेकिन उसका ताल्लुक प्रोविजन से नहीं है कि किस में हम कैटेगराइज करती है इकोनॉमिक्स इसको। ये प्राइवेट गुड्स ही है। एवरीवन क्लियर? या थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं? समझ आ गई है? अब आपका आखिरी टॉपिक इसके अंदर ये इकोनॉमिक सिस्टम्स। हमने बेटे 3 पढ़े। कहते हो तो दूसरे नोट्स खोल के दिखा दूं आपको। फ्री मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर आप सबको अच्छी तरह आती है तो मैं जल्दी से ये 2 क्वेश्चन करवा के आपकी रिवीजन करवा देता हूँ, वरना मैं वो नोट्स खोल के आपको दिखाता हूँ। सबको आती है तो खामोश रहें, ताकि मैं जल्दी से इन क्वेश्चन के थ्रू ही आपको याद दिला दूं। मैंने कहा आपको ये तीनों सिस्टम्स क्लियरली पता है? फ्री मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। हाँ, बस ये पूछा था। तो वो नोट्स खोलने की जरूरत नहीं है, जल्दी से इन क्वेश्चन से ही करते हैं। एक्सप्लेन हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, ये कौन है? प्लीज लेट मी इन द क्लास। आई डोंट नो हु इज वेटिंग। नहीं, अब तो कोई नहीं है। चलिए, लेट्स गो ऑन। सो लेट्स स्टार्ट विद फ्री मार्केट के बारे में क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इन कंपैरिजन टू अ प्लान्ड इकोनॉमी। तो सबसे पहले, ये पुरानी मार्क स्कीम है, नॉलेज के 2 थे, अब 3 होंगे। तो सबसे पहले दोनों की टर्म्स को, फ्री मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी को डिफाइन कर दें। फिर 3 मार्क्स के लिए फ्री मार्केट कैसे रिसोर्सेज एलोकेट करती है और कमांड इकोनॉमी कैसे। इसका हल आपको आसान बताऊं, 3 क्वेश्चंस के आंसर करो। हु ओन्स, व्हाट इज द मोटिव, व्हाट इज द मैकेनिज्म। पूरा ये आंसर हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद फ्री मार्केट की डेफिनेशन से। अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर, by private firms and individuals. Their main aim is to maximize profit. For this, they use price mechanism and allocate resources towards the product that are most in demand. So market forces of demand and supply allocate resources in a free market. क्योंकि यहां वो ये नहीं पूछ रहा कि बेनिफिट्स प्रॉब्लम्स उसके, वो कहता है हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो सिंपली फ्री मार्केट को डिफाइन किया, रिसोर्सेज आर ओन्ड, controlled and operated by private individuals and firms. There is no or minimal government intervention. Price mechanism allocate resources towards the products that are most in demand. Market forces of demand and supply use the allocate resources in an efficient manner due to profit motive. There's a lot of competition, consumers. जी मेरे बेटा, जी जी। इसमें सच नहीं है, उसने सिर्फ ये पूछा कि रिसोर्स कैसे एलोकेट हो रहे हैं। लेकिन देखो, ऑटोमेटिकली वो सॉवरेंटी भी आ गई, चॉइस भी आ गई। थोड़ा सा मैंने कर दिया, मेरिट गुड्स आर अंडर प्रोड्यूस्ड, पब्लिक गुड्स आर, सॉरी, पब्लिक गुड्स आर ओवर प्रोड्यूस्ड, मैंने गलत कर दी। डीमेरिट गुड्स आर ओवर प्रोड्यूस्ड एंड मेरिट गुड्स आर अंडर प्रोड्यूस्ड। क्योंकि उसने कहा रिसोर्सेज कैसे एलोकेट हो रहे हैं, तो हमने एक अच्छा खासा 2 पैराग्राफ लिख दी। लेकिन सिग्नल्स वगैरह बता दो तो बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। आई विल नॉट डिटर यू। Price plays the functions of rationing, signals to producers and consumers on what should be produced and what should be bought. It allows them to allocate resources more efficiently. Incentive देता है उनको, तो बेटे आंसर में क्वालिटी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं जी। 3 मार्क्स फॉर प्लान्ड इकोनॉमी, वही काम। रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, दे आर एलोकेटेड थ्रू, ये बच्चे यहाँ गलतियां कर जाते हैं, सेंट्रल प्लानिंग डिसीजंस एंड थ्रू रैशनिंग मैकेनिज्म। सेंट्रल प्लानिंग का मतलब क्या है? टॉप से, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फिर मिनिस्टर्स, फिर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर के थ्रू नीचे तक आता है। सेंट्रल प्लानिंग गवर्नमेंट कर रही है, एंड थ्रू रैशनिंग मैकेनिज्म, ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी ना। दैट इज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव एंड गिवन बाय क्यूइंग एंड पॉलिटिकल डिसीजन। रैशनिंग क्या है? चीजें बना लो, पहले बनाते वक्त भी प्रोडक्शन कोटाज दो। स्टील मिल ए आप इतने टन्स बनाओगे, स्टील मिल बी आप इतने टन्स, फलाना फलाना टाइप स्टील बनाओगे आप। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहे हैं? या लाइन में लगवा के राशन कार्ड्स के थ्रू, या पॉलिटिकल डिसीजन, पंजाब में ज्यादा लोग हैं ज्यादा दो, सिंध में कम है जरा कम दो, इस तरह करके। समझ आ गया? अब थोड़ा सा इसका कर रहे थे। मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट ऑप्टिमल लेवल। व्हाट, सॉरी? ओ श्योर। देखो बेटे, सेंट्रल प्लानिंग क्या है?
गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, मतलब सारे रिसोर्सेज हम अज्यूम कर रहे हैं गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ठीक है। कितना बनाना है, फर्म्स को बता देंगे, इतना 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 स्टील बनाना है, इतनी गाड़ियां बनानी है, इस किस्म की बनानी है, इतने सीसी की। फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, गवर्नमेंट के या तो हुक्म के मुताबिक राशन कार्ड देके लोग क्यूज में लग के लाइंस में लेके हासिल करेंगे, या पॉलिटिकल डिसीजंस गवर्नमेंट फैसला करेगी पंजाब को इतनी मिलेगी ये चीज, लेट्स से वीट, सिंध को इतनी मिलेगी एंड बलूचिस्तान को इतनी। नाउ यू गॉट इट। हु आर यू बेटे बाय द वे? हमना वेरी गुड, अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो, वेरी गुड। लेट्स मूव। हमना की आवाज तो नहीं है ये, कोई हमदा है, हमदा है। हमना क्या सर, यस यस, हमना मुराद में समझ रहा था, ठीक है ठीक है, गुड। लेट्स मूव ऑन की। जी बेटे, श्योर श्योर यार। रैशनिंग दो चीजें, रैशनिंग रैशनिंग दो एंगल्स हैं बेटे। जब प्रोडक्शन करवाती है गवर्नमेंट, तो फर्म्स को राशन करती है कि इतने इतने थाउजेंड टन या इतनी इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स आपने बनाने। जब बांटती है कंज्यूमर्स में, तो राशन कार्ड के मुताबिक फैमिली अगर 8 की है तो उसको बड़ा राशन कार्ड मिलता है, 2 की फैमिली उसको छोटा मिलता है। जब यूनाइटेड सोवियत यूनियन थी ना, उस वक्त ये पूरा सिस्टम चल रहा था। हमारे यहाँ पे ये सास प्रोग्राम वगैरह के थ्रू थोड़ा बहुत होता है, अदरवाइज थोड़ा राशनिंग के थ्रू नहीं, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ज्यादा होता है। नाउ यू गॉट इट। 3 क्वेश्चंस। हु ओन्स, व्हाट्स द मोटिव, व्हाट्स द मैकेनिज्म। जैसे पब्लिक सेक्टर में ओनरशिप गवर्नमेंट की है, मोटिव सोशल वेलफेयर है, मेथड रैशनिंग है। समझ आ गई बात? प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप प्राइवेट है, मेथड प्राइस मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म, और जो मोटिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। यहाँ पे थोड़ा 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 समझो, यहाँ थोड़ा समझो। प्राइस मैकेनिज्म इसमें नहीं चलेगा। गवर्नमेंट डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू एलोकेट नहीं करेगी। गवर्नमेंट अपने हिसाब से राशन बनाएगी कि इतना पंजाब को जाना है, इतना इतनी सीट्स पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए, इतनी बलोचिस्तान के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी कैसे कर रही है, डिमांड सप्लाई की बेस पे नहीं कर रही। नो, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू डिमांड, इट्स अकॉर्डिंग टू, अपने बंद कर लो माइक्स, इट्स अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स डायरेक्टिव, पॉलिटिकल डिसीजंस। आर यू फॉलोइंग? मतलब बलोचिस्तान में लोग गरीब हैं, वो तो डिमांड इफेक्टिव ही नहीं है, उनके पास विलिंगनेस है, एबिलिटी टू पे नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट वहां भी बिजली प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट वहां भी रेलवे सर्विस प्रोवाइड करेगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि कुछ गांव 150 150 मील दूर है, इट्स नॉट इवन फिजिबल फॉर प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड दे, तो गवर्नमेंट वहां प्रोवाइड कर रही है। तो इसमें डिमांड सप्लाई यूज नहीं हो रहा, रैशनिंग मैकेनिज्म यूज हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता रियलिटी में गवर्नमेंट्स भी डिमांड सप्लाई को यूज करना शुरू हो गई है, जैसे वापडा वगैरह, और इसमें प्राइस मैकेनिज्म आ रहा है। लेकिन बुकिश नॉलेज, हमने रैशनिंग मैकेनिज्म की बात करनी है। गॉट इट नाउ? अमेरिका में 79% प्राइवेट सेक्टर है, उधर गवर्नमेंट थोड़ी बहुत रैशनिंग जरूर करेगी। गवर्नमेंट विल ऑलवेज गो फॉर रैशनिंग बेटे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब इसके अंदर मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट ऑप्टिमल लेवल। पब्लिक गुड्स एंड यूटिलिटी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट लो प्राइस throughout the country. However, lack of profit incentive and competition results in inefficiency and wastages. सब बच्चों को यहाँ पे क्लियर है? मुझे बता दें जल्दी से, क्योंकि हमने इस पे बहुत टाइम लगाया है, लेकिन आई वांट योर इकोनॉमिक सिस्टम्स टू बी स्ट्रांग। डन हो गया। अब एक आखिरी क्वेश्चन डिस्कस का करते हैं। अब इसमें वो कई एंगल से पूछ सकता है। डिस्कस, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन बनाया, डिस्कस इफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज ऑलवेज टू बी प्रेफर्ड ओवर अ प्लान्ड इकोनॉमी। अब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे? नॉलेज एंड एनालिसिस के अब नई मार्क स्कीम में 2 नॉलेज के, 6 एनालिसिस की, 8 मार्क्स आपके पास हैं बॉडी ऑफ द क्वेश्चन में। इंट्रो को नॉलेज समझें, फिर बॉडी, और फिर इवैल्यूएशन प्लस कंक्लूजन के 4 मार्क्स हैं। 1 फॉर कंक्लूजन, 3 फॉर एक इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स देने के। तो इस आंसर को जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले डिफाइन करेंगे फ्री मार्केट इकोनॉमी को। अगेन वही 3 क्वेश्चंस अपने सामने रखिएगा। हु ओन्स, व्हाट इज द मोटिव, व्हाट इज द मैकेनिज्म। अच्छा खासा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। यहीं पे इसके फायदे नुकसान बचा बता दो।
मसलन कंज्यूमर्स की चॉइस बहुत ज़्यादा होती है, कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से वो सॉवरन हो जाते हैं, इनोवेशन आती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, कंपटीशन की वजह से शायद प्राइसेस भी कम हो जाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, बार बार कंज्यूमर्स को इम्प्रेस करने के लिए नए नए मॉडल्स निकालते हैं, रिसोर्सेज को बहुत एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, अपनी कॉस्ट कम करती हैं फर्म्स ताकि ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में क्वालिटी भी अच्छी, कॉस्ट भी कम, और जो है ये रिसोर्सेज को बड़े एफिशिएंट मैनर में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर मार्केट फेलियर्स, मेरिट गुड्स जरूरत से कम बनती हैं बिकॉज इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से एक्सटर्नल बेनिफिट्स इग्नोर कर देता है प्राइवेट सेक्टर। डीमेरिट गुड्स ओवर प्रोड्यूस हो जाती हैं, अगेन कंज्यूमर्स को एहसास नहीं हो कितनी बुरी हैं, वो ज़्यादा डिमांड करते जा रहे हैं, ये ओवर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, साथ में उनकी एक्सटर्नल कॉस्ट को भी प्राइवेट सेक्टर इग्नोर कर रहे हैं, ओवर प्रोड्यूस्ड ओवर कंज्यूम्ड। मोनोपलीज बन जाती हैं जो एक्सप्लॉइट करती हैं कंज्यूमर्स को, ज़्यादा प्राइसेस, लो क्वालिटी, एक्सटर्नल कॉस्ट, पोल्यूशन, कंजेस्शन, इस तरह के काम करते हैं जिसकी वजह से अवाम की वेलफेयर में कमी आती है। इसके अलावा जी दे क्लोज लॉस मेकिंग सर्विसेज। बलोचिस्तान, इन इलाकों में जहाँ अफोर्डिंग कस्टमर्स नहीं है वहाँ पे शायद प्राइवेट सेक्टर की रेलवे लाइन या बिजली जाए ही ना, तो वो अंडर प्रोड्यूस कर देते हैं उन लोगों के लिए जो अफोर्ड ना कर सकें। कंपैरिजन में 4 मार्क्स के लिए गवर्नमेंट का हम बात करेंगे, क्यों बेहतर है? मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स ऑप्टिमल क्वांटिटीज में बनती हैं, पहले नेसेसिटीज बनाई जाती हैं, फिर लग्जरी तरफ जाया जाता है, तो बेसिक नीड्स पहले पूरी की जाती हैं। इसके अलावा जी थ्रू आउट द कंट्री ये जो रेलवे सर्विसेज हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं, लो प्राइस पे और यूनानिमसली पूरे कंट्री में प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सारे मार्केट फेलियर्स, एक्सटर्नल कॉस्ट वगैरह को कम से कम रखते हैं, इनकी मोनोपलीज नेचुरल मोनोपलीज होती हैं जो अच्छी हैं आवाम के लिए। वापटा वगैरह ये नेचुरल मोनोपलीज हैं, इनकी बहुत इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, लो कॉस्ट पे बेच रहे हैं बिजली वगैरह, लेकिन लैक ऑफ प्रॉफिट इंसेंटिव है, कंपटीशन नहीं है, कोई मोटिव नहीं है प्रॉफिट का, तो इनएफिशिएंसी आ जाती है, वेस्टेजेस बहुत होती हैं, गवर्नमेंट पॉलिटिकल रीजंस की वजह से गलत डिसीजंस कर लेती है जिसकी वजह से अगेन रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, गवर्नमेंट अक्सर फंड्स उनके पास कम होते हैं तो नई टेक्नोलॉजी तरफ स्विच नहीं कर पाते। सो इवैल्यूएशन में हम क्या बोल रहे हैं कि जी फ्री मार्केट इज टू बी प्रिफर्ड ड्यू टू इट्स इनोवेशन, profit motive, efficiency, and lower cost production methods. However, whenever there is market failure like demerit goods, overproduced, merit goods, underproduced, external cost, etc., being ignored, pollution being created, some level of government intervention has to be desirable. So, in my opinion, yet to conclude, a mixed economic system may be the best idea as it combines the benefits of both worlds. बच्चों समझ आ गया पूरा क्वेश्चन, उसका पूरा स्केच? चले, इवैल्यूएशन में बेटे आप 3 मार्क्स लेने हैं आपने, पहले एक किस्म की समरी दे रहे हो अपने आंसर की, ठीक है। आप स्टार्ट कैसे करोगे? इन द लाइट ऑफ अबव डिस्कशन। यहाँ पे आप एक बहुत ही कार्डिनल मिस्टेक करोगे अगर आपने इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट से के सामने कई बार बोल चुका हूँ, बच्चे लिख देते हैं टू कंक्लूड, अब एग्जामिनर 1 मार्क देगा आपको, वो कहेगा इन कंक्लूजन है सारा, नहीं, बुरा लगेगा अगर आप कहोगे टू इवैल्यूएट, क्योंकि वो लगता है कि वो उससे मार्क्स लेने की कोशिश कर रहे हो, तो कहो टू सम अप या to finalize our argument, to reach the final judgment, yeah, in the light of above discussion, as discussed above, something like that. So I'm starting as discussed above. Free market economy is to be preferred due to its efficiency, lower cost, latest technology being used, and profit motive which causes a lot of sovereignty for consumers. However, when markets fail, such as cases of demerit and merit goods, external costs being ignored, monopolies being formed in private sector, some level of government intervention becomes either necessary or desirable. To conclude, I would suggest a mixed economic system which will combine the benefits of both free market and planned economic systems. अब समझ आ गया मेरा बेटा? चले, अब हम ये क्लास बंद करते हैं क्योंकि हमने A2 की क्लास अभी ऑन करनी है, तो 5-7 मिनट का गैप लेते हैं और इसकी मैं रिकॉर्डिंग सेव कर लूँ, आप लोग जा सकते हो, मैं दोबारा नया लिंक भेज रहा हूँ A2 का।